प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि खालिस्तान तहरीक भारत के लिए दर्द सर बन गई है और भारत इस तहरीक से इतना परेशान है कि दूसरे मुल्कों की सरजमीन के अंदर जाकर घुसकर रियासी तौर पर इस तहरीक के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको कत्ल कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है। हम आपके सामने ज़रा इस तहरीक का एक खुलासा रख देते हैं या इस तहरीक के रहनुमाओं और आम वर्कर्स पर और इस तहरीक के हामियों पर भारत ने माजी में क्या मजालिम ढाए हैं, ज़रा इस पर एक नज़र डाल लीजिए। देखिए, सिख दहाइयों से भारत से अपनी आज़ादी की पुरानी तहरीक चला रहे हैं, जिसके नतीजे में भारतीय हुकूमत अब तक हज़ारों सिखों को मौत के घाट उतार चुकी है। 1984 में भारतीय हुकूमत ने सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जिसमें 5 से 7 हज़ार सिखों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। 1984 में भारतीय फौज ने सिखों के दर्जनों गुरुद्वारों में घुसकर मासूम शहरियों का कत्ले आम किया। और ताज़ा वाक़े में 18 जून 2023 को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में एक और सिख रहनुमा सुखदोल सिंह को कत्ल कर दिया गया। 15 जून 2023 को सिखों की आज़ादी के लिए सरगर्म रहनुमा अवतार सिंह खंडा की बरतानिया में पुरस्कार हालात में मौत वाक़ हुई। और इसी तरह से मई 2023 में सिख रहनुमा रश्मीत सिंह को बरतानिया में कत्ल कर दिया गया। और जुलाई 2022 में बरतानिया में ही सिख रहनुमा रिपुदमन सिंह मलिक को कत्ल किया गया है। तो ये मुतअद्दिद हलाकतें और कत्ल के मुतअद्दिद वाक़यात मुख्तलिफ ममालिक में पेश आए हैं और ख़ुद भारत के अंदर तो अनगिनत लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ऐसा कोई मुल्क तभी करता है जब या तो उसको अपनी ताकत का बड़ा घुमंड हो या फिर वो इस तहरीक से इस हद तक परेशान हो गया हो कि वो समझता हो कि इन लोगों को मारने के सिवा या ख़त्म कर देने के सिवा कोई हल नहीं है, चाहे इसके लिए सिफारती आदाब को बालाए ताक ही क्यों न रखना पड़े और चाहे इसके लिए अपने ताल्लुकात जो दूसरे ममालिक हैं उनसे ख़राब ही क्यों ना करना पड़े। अब भारत और कनाडा के ताल्लुकात कशीदा हैं, सदमहरी का शिकार हैं और कई ममालिक ऐसे हैं जो कनाडा की हिमायत में खड़े हो गए हैं कि भारत को चाहिए कि कनाडा के साथ ताउन करे और तहकीकात का हिस्सा बने। अब अमेरिका की तरफ से भी ऐसा ही बयान आया है और दीगर कई ममालिक की तरफ से भी ऐसा ही कहा जा रहा है, लेकिन भारत अपनी रिवायती हठधर्मी पर कायम है। अब ये सूरत हाल जो है वो आगे कहाँ जाएगी, क्या ये मामला ठप हो जाएगा या वाकई दुनिया तस्लीम करेगी कि भारत रियासती दहशतगर्दी में अपना सानी नहीं रखता। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ करवा देता हूँ मैं। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़कार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी तज्ज़कार हैं, आपको भी खुशामदीद। और सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के और तज्ज़कार हैं, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर राशिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये खालिस्तान तहरीक भारत के लिए इतना दर्द-ए-सर क्यों बन गई है कि वो ना सिफारती आदाब का ख्याल कर रहा है, ना उसको ये खौफ सता रहा है कि दुनिया में वो तनहा हो सकता है, ना उसको ये खौफ है कि $100 अरब की उसकी ट्रेड है कनाडा के साथ वो मुतासर हो सकती है, या फिर उसने सोचा ही नहीं था कि कनाडा इस हद तक जाएगा और पूरी दुनिया के सामने उसको बेनकाब कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये नुक्ता जानना बड़ा अहम है कि ये भारत क्यों इतना इनकरेज हो गया है। इसकी सादा सी वजह ये है कि भारत इस वक्त एक जो तस्वीराती अलायंस है अमेरिका के साथ, वो उसका हिस्सा बना हुआ है और वो ये समझता है कि उसको चाइना की कंटेनमेंट के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए उसकी ह्यूमन राइट वायलेशंस या अपनी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म रवा रखेगा, उससे इन जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो पहलू तही करेगी। और किसी हद तक अभी तक जो बैनुल अक़वामी बरादरी का रद्द-ए-अमल आया है, उसकी कश्मीर में मुज़ालिम पे जो अपनी अंदर माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो तो उससे इस अमर को तक़वियत मिलती है। मगर इस मरतबा थोड़ा सा ये मुख्तलिफ अमर है, क्योंकि उसने एक ऐसे मुल्क में जाके दहशत गर्दी की कार्रवाई की है और उसके मुल्क के बाशिंदे को कत्ल किया है, जो कि एक मिडल पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत मजबूत हलीफ है, जो एक वर्ल्ड वार II के बाद से वो कायम करदा 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस है, ये उसका हिस्सा है। चूँकि मुझे कैनेडियन आर्म फोर्सेस के साथ 1 साल काम करने का मौका मिला कोर्स के दौरान,
तो मैं इनकी जो इंटेलिजेंस की एजेंसी CSIS है और RCMP उसकी वर्किंग से बखूबी वाकिफ़ हूँ, और जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है उसके जो ईथॉस हैं उसका भी थोड़ा बहुत मुझे एक्सपोजर है। तो वो देखते हुए मैं ये बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि इस मर्तबा इस भारत को इस तरीके से कोई छूट नहीं मिलने वाली, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट तो ऐसी गवर्नमेंट है जो ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में बहुत सेंसिटिव है, और ये वो गवर्नमेंट है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसको इंटरनेशनल दुनिया से मुतारफ़ करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और वो कैसे हो सकता है कि अपना एक जो सिटीज़न है जिसकी कत्ल हुआ है उसको वो ये छोड़ दे और उसे सरफ़ नज़र करे। तो हमें जस्टिन ट्रूडो की जो स्टेटमेंट है उससे भी बड़ी क्लैरिटी के साथ ये वाज़े हो गया है कि कनाडा में एक मीन्स बिज़नेस। और अब जो देखने की बात यह है कि वो किस किस्म का एविडेंस है जो कि लिंक करेंगे, और क्या उस एविडेंस के बाद कोई अरेस्ट मुमकिन होंगी, और क्या हिंदुस्तान उसमें ताउन करेगा। तो अगर तो वो चीज़ होती है तो उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेज आ जाती है कि उसको किस इंटरनेशनल फोरम पे एजिटेट किया जाएगा। क्या उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कॉग्निसेंस लेगी, या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अगर दोनों मुल्क एग्री करते हैं, उधर इसका मुकदमा चलाया जाएगा, या कैनेडियन सॉइल से अगर पकड़ा जाता है तो वो तो फिर कनाडा का अपना। कनाडा इसको आहिस्ता आहिस्ता, जी आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि कनाडा इसको जाने दे और नज़रअंदाज कर दे, या कुछ वक्त के बाद अपनी मुआशी वो जो 100 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं कि ट्रेड भी का वॉल्यूम भी है उनका, या उसको मद्देनज़र रखते हुए, या अमेरिका का भारत को लाडला समझते हुए वो इसको इग्नोर कर दे और जाने दे, कुछ अर्से के बाद ये मामला ठंडा हो जाए। आप इसका कोई इम्कान नहीं देखते? जी मैं समझता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी, और भारत के लिए आसान नहीं होगा इसमें से रिगल आउट करना। सही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए बाबर साहब, आप सर कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? आपके ख्याल में ये तो नहीं हो सकता ना कि जस्टिन ट्रूडो या कैनेडियन गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंचे बगैर और पूरा यकीन कर लिए बगैर कि इसमें भारत मुलव्वस है, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया हो? जाहिर है उनके पास इतने ठोस शवाहिद होंगे, और अब वो अगर भारत से कह रहा है कि आप तहकीकात का हिस्सा बने, तो वो सिर्फ उनको बावर कराना चाह रहा है कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। जी जाहिर है इस पर दो राय तो नहीं हो सकती कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। और आपको पता है कि जो कनाडा है एक दुनिया की मजबूत डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट में जब आप बात करते हैं मजबूत डेमोक्रेसीज़ में तो उस बात की बहुत अहमियत होती है। तो उनका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के फ्लोर पे जाके कह रहा है कि हमने तहकीकात की हैं और हिंदुस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़ इसमें मुलविस हैं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल ज़ाहिर है मुलविस हैं, और हमने हिंदुस्तान से ये भी कहा है कि आप आएँ और हमारे साथ तहकीकात में ताउन करें। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 अजलास के दौरान जब वो नई दिल्ली गए थे तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से इसका जिक्र भी किया। और मैं ये कहता चलूँ कि ये कोई आम वाक़या तो वैसे वाकई नहीं है, लेकिन कनाडा में अगर आप देखें तो जो सिख कम्युनिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। तकरीबन कोई 13 से 14 लाख सिख जो है वो कनाडा में रहते हैं। दुनिया में मशरक़ी पंजाब के पास सबसे बड़ी कॉन्सनट्रेशन सिखों की वहीं पर है, और वो उस सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर शोबाई ज़िंदगी में। और ख़ास तौर पे अगर आप देख रहे डेमोक्रेसी में उनका बड़ा एक किरदार रहा है। उनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट के मेंबर भी सिख्स हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को, और वो उनके बोनाफाइड सिटीज़न है, और कनाडा दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी कहलाता है। तो उस मुल्क में यकबा दीगरे इस तरह के वाक़यात होना कि उस मुल्क के बोनाफाइड सिटीज़न को बाहर से आके को मार जाए और फिर वो ये सोचे कि वो भी छुप जाएगा, ये तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है हमेशा से कहता चला आया है और इंडिया के बारे में दुनिया को बताता भी चला आया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है, बराह रास्त मुलव्वस रहा है। हम तो डोजेज़ भी शो करते रहे हैं और शेयर करते रहे हैं यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पे, लेकिन दुनिया ने उस पर इतने कान नहीं धरे। अभी ज़ाहिर है कनाडा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसको तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, सिर्फ कनाडा तक नहीं रहेगा। कनाडा के अपने एलाइज़ हैं, वो भी कनाडा के साथ मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर इंडिया ने कनाडा को मुतमईन ना किया
तो बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर राशिद की बात से इत्तफाक करता हूँ कि यह सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये बात आगे जाएगी। और मोदी सरकार जो है ज़ाहिर अगले साल इलेक्शंस हैं, उन्होंने भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, क्योंकि उनकी शुरू से पॉलिसी ये रही है हिंदुत्व की या RSS की ये एक्सटेंशन है, वो अपने पूरे रीजन में यही करते हैं। और मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि 2019 अगस्त 2019 के बाद उस वक्त जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में किया, उसके बाद थोड़े से उनके एक किस्म के हौसले बुलंद हुए हैं, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो वो समझते हैं कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उन्होंने दबाने की कोशिश की है, तो खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक लोग दुनिया में जहाँ पर भी हैं, चाहे वो किसी मुल्क के इंडिपेंडेंट सिटीजन भी हैं, तो उनका भी पीछा करें, उनको टारगेट किलिंग करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में भी किया है। और ज़ाहिर है ये सिख लीडर जो खालिस्तान के कनाडा में हैं, मुतहरक भी हैं, और उन्होंने इंग्लैंड के बाद कनाडा में भी खालिस्तान आज़ाद रियासत के लिए एक रेफरेंडम का ऐलान कर रखा था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये इंतहाई अहम एक डेवलपमेंट है, और इंडिया के लिए यकीनन बचना मुश्किल होगा, बिकॉज इक़्तिसादी इंटरेस्ट हैं इन सारी दुनिया में बड़ा। अगर इंडिया अपने आप को G20 का एक इम्पॉर्टेंट रुकन साबित करना चाहता है, बनना तो कितना आसान नहीं होता बाय वर्च्यू ऑफ दी साइज़ ऑफ योर इकॉनमी, बट आपको फिर उस तरीके से बिहेव भी करना पड़ता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कि आप G20 के मेंबर हैं या बड़ी एक पार बनना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का जो रवैया है वो कतई इसके मुताबिकत नहीं रखता। उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उस रजीम की फैशिस्ट रजीम है, इंतहा पसंदा पॉलिसीज़ हैं। इंडिया के अंदर भी वो ये करते हैं, मिनॉरिटीज़ के साथ भी ये कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये सिलसिला दुनिया के दूसरे मुल्क तक बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इस पर वो पकड़े गए हैं, बिकॉज कनाडा की गवर्नमेंट के पास प्रूफ है, उन्होंने प्रूफ शेयर भी किए हैं। अभी इंडिया ने अगर उसको जवाब ना दिया, बल्कि इंडिया ने जवाब सीरियस रिप्लाई करने के बजाय उन्होंने एक कैनेडियन सफ़ीर को बुला के उल्टा इंतबाह किया और ये शो करने की कोशिश की कि हम बड़े अनॉयड हैं, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो है वो शायद मुनासिब नहीं है, और डायरेक्ट इंडिया को उन्होंने एलिगेट किया है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आगे चल के देखते हैं, बट इस दफ़ा हिंदुस्तान के लिए इससे बचना इतना आसान नहीं होगा। सही, आप भी कह रहे हैं हिंदुस्तान का बचना आसान नहीं है, ब्रिगेडियर राशिद भी कह रहे हैं भारत को रियायत नहीं मिलने वाली। तो सैयद मोहम्मद अली साहब ये बताएं कि आम तौर पर इस तरह के मामलात में फिर होता क्या है, यानी अगर ये साबित हो जाता है और कनाडा एक नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम कर देता है कि भारत रियासती तौर पर या उसकी एजेंसियाँ मुलव्वस हैं इस कत्ल में, तो फिर क्या होता है? कुछ सैंक्शंस आयद होती हैं भारत पर होंगी, या क्या होगा भारत के साथ? देखिए, आपके सवाल के जवाब के दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि उनके पास शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि अब उनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किस फोरम पे और किस डोमेन में, ये दो पहलू हैं। तो पहले तो मैं क्विकली बता दूं कि देखें, जब उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया कनाडा के वज़ीर आज़म ने, तो ये हाईएस्ट लेवल है। इससे पहले 5 लेवल पे एक्सचेंजेस इंटेलिजेंस के हवाले से इंडिया और कनाडा में हो चुके थे, और इंडिया ने बिल्कुल ताउन नहीं किया इस इन्वेस्टिगेशन में, जिसकी वजह से जो कैनेडियन वज़ीर आज़म थे, ही वाज फोर्स्ड टू टेक हिज नेशन इनटू कॉन्फिडेंस एंड आल्सो हिज ऑपोजिशन लीडर इनटू कॉन्फिडेंस। पहली बात तो ये बताना ज़रूरी है आपके वसातत से कि जो सिख लीडर की हलाकत हुई है, उनकी हलाकत से पहले उनको जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है CSIS, उसकी तरफ से कई दफ़ा ये वार्निंग दी जा चुकी थी फॉर्मली कि आप भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पे हैं, आप एहतियात कीजिए, अपनी नकलो हमल को महदूद कीजिए, गुरुद्वारे जाने से एतराज़ कीजिए। ये वीकली उनको एडवाइस मिल रही थी कैनेडियन हुकाम और इंटेलिजेंस एजेंसी की वजह से। इसका मतलब है कि उनको ऑलरेडी पता था कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उनको टारगेट कर सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब बल्कि उनके बेटे और उनके वकील ने कहा कि उनकी हलाकत से पहले उन्होंने सरकारी हुकाम से बुलेट प्रूफ जैकेट भी मांगी थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी हलाकत हो गई। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और इंटेलिजेंस चीफ ने पिछले 2 माह में 2 दफ़ा भारत का दौरा किया है इन शवाहिद के साथ, और उन्होंने डिमांड किया भारत से कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन भारत से इन दोनों दौरों में के दौरान उनसे ताउन नहीं किया। फिर तीसरे लेवल पे मजबूरन
जो कैनेडियन लीडरशिप है उसने सदर बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया, अपनी ऑपोजिशन लीडर को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर पार्लियामेंट से खिताब किया। तो ये पूरा बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है कि ये ऐसे ही उन्होंने हवा में तो बात नहीं कर दी। जब उन्होंने खुद वजीर आजम मोदी से ये बात की G20 की साइडलाइन पे, तो आई थिंक दिस इज स्टूपिड, दिस इज रिडिकुलस कि उनके पास बात ही नहीं है और वो उनसे बात कर रहे हैं, इतने हाईएस्ट लेवल पे मामला उठा रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें सारे शवाहिद कनाडा के हुकूमत, हुकाम और इंटेलिजेंस एजेंसी ही ने जमा नहीं किए हैं, बल्कि I5 का जो इंटेलिजेंस अलायंस है उसमें कई दीगर ममालिक ने अपनी इंटेलिजेंस सोर्सेज से भी कनाडा को ये शवाहिद फराहम किए हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी आपके मुल्क में क्या कार्रवाइयां कर रही है। तो ये मामला सिर्फ कनाडा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जो भारत के ताल्लुकात इस पूरे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में I5 के ममालिक के साथ हैं, मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि उसमें एक बहुत नुमाया तब्दीली आएगी और एक रियलिस्टिक अंदाज में इंडिया को देखा जाएगा, जिसने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को इस वाक़े से ये साबित होता है कि ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अब उसको इन मामलात की जो है सजा भी भुगतना पड़ेगी और बहुत से डोमेन में इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। सजा क्या होती है जी? देखिए, सजा जो होती है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो बहुत सी डोमेन्स में होती हैं। एक तो लीगल मामलात है, देखें क्योंकि ये UN चार्टर की, इंटरनेशनल लॉ की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की और जो ऑब्लिगेशन आयद होता है आपके स्टेट एजेंट्स जो कि दूसरे मुल्क में पोस्टेड हैं उनके ऊपर, तो उन सब की सरी खिलाफ वर्जी है। तो जिस तरह ब्रिगेडियर राशिद ने भी हवाला दिया कि अभी वहां पे ऑलरेडी ये कंसल्टेशन चल रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। हाईएस्ट लेवल पे देखें, उन्होंने जब सदर बाइडेन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट से बात की है, तो इसका मतलब है ये तीनों मेंबर, ये परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, तो ये मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी जा सकता है एट द हाईएस्ट लेवल। और अगर ये चीज साबित होती है, और मैं नहीं समझता कि चाइना या रशिया को कोई इंसेंटिव है इंडिया को डिफेंड करने में, अगर वो एब्सटेन भी कर जाते हैं तो ये हाईएस्ट लेवल पे UN सिक्योरिटी काउंसिल पे इवन सैंक्शंस की तरफ ये बात जा सकती है। सही है, सैंक्शन की तरफ जा सकती है, बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर राशिद साहब, सर भारत के रद्दमल को कैसे देखते हैं? जब कनाडा ने सरकारी सतह पर यह ऐलान किया और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा और साइड लाइन्स पे खुद भारत को भी पहले इंटीमेट कर चुके थे, लेकिन जब वो पब्लिक में आ गए और कह दिया कि ये भारत मुलव्वस है इस कत्ल में, तो उसके बाद भारत की रद्दमल जो था, जिसमें उन्होंने उनके कैनेडियन सफ़ीर को निकाल दिया और सफारती ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता हो गए और ढिठाई का मुजाहरा किया, क्या सफारती दुनिया में ऐसा ही रद्दमल दिया जाता है जैसा भारत ने दिया है? भारत का रद्दमल काफ़ी मनफी है और भारत इज़ इन द ग्रिप ऑफ अ मैडनेस। तो वो अगर आप कम्यूनल मैडनेस जिसको वो ख़ुद फ़रोग दे के इलेक्टोरल गेन्स हासिल करती है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने उसका दायरा कार अभी दुनिया पर वसी कर दिया है। तो वो आप ये जो डोमेस्टिकली करते थे तो वो दुनिया पे मुंतबिक हो रहा है। ये एक मैडनेस है जिस पे इंडिया को उसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप देख लें कि अगर आप उसकी सर्वे करें उनके मेन स्ट्रीम मीडिया का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, तो तीनों पे तवातुर के साथ बग़ैर किसी रिमोर्स शो करने के वो इस चीज़ का दिफा कर रहे हैं कि और उनकी पूरी कुव्वत इस चीज़ पे मरकूज़ है कि जो हरदीप सिंह को एक दहशतगर्द साबित किया जाए। और उनका नैरेटिव ये है कि वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था और उसको हमने चेज़ किया दुनिया के उस कॉर्नर पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये एक कैनेडियन सिटीज़न का कत्ल उन्होंने किया है और जिसको दुनिया नहीं मानेगी। और इसमें ये इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सतह पे इनको बहुत बड़ी ज़ख्म पहुंचेगी और ये एक पराया स्टेट का इनको स्टेटस मिल जाएगा। और जितने भी फोरम्स हैं इंटरनेशनली जिसमें ये G20 के मेंबर भी हैं, G7 से और G8 और G9 जो आगे जो उसकी एक्सपेंशन उसके लिए कोशां है, UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबरशिप के लिए इनकी एक्टिव लॉबिंग जारी है। तो अगर ये दुनिया को उस स्टेज पे उन फोरम्स का हिस्सा बनना चाहते थे तो इस अमल के बाद तो मेरा ख्याल है वो ऑप्शन इन्होंने
क्लोज़ कर दी है। और इसके बाद अगर यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन एक लॉ होता है इंटरनेशनल लॉ में, वो कुछ ममालिक हैं जो कि इन्वोक कर लेते हैं। उस लॉ का मतलब ये होता है कि अगर तो उसका मुजरिम उस मुल्क में नहीं भी है तो वो उसका मुकदमा रेलेवेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा सकते हैं। और अगर कनाडा ने ये ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक कर दी तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्रेडिबल एविडेंस एज पर जस्टिन ट्रूडो जो उसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उनके पास ऑलरेडी है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी और किसी भी किस्म का एडवर्स इस पे जो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा किसी इंटरनेशनल लॉ फोरम्स और जिस तरह ICC है, तो हिंदुस्तान को बड़ी हजीमत ज़ख्त पहुँचेगी और इसका इनको इदराक इनकी लीडरशिप को होना चाहिए। मगर वो इस तरह की कम्यूनल मैडनेस में इस वक्त बिल्कुल घिरे हुए हैं और इलेक्शन ईयर है, मोदी को आगे अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और उसके ख़िलाफ़ एक 26 जो पार्टियां हैं उनका अलायंस बन चुका है, तो उससे वो खौफज़दा है। तो वो तो ऑलरेडी किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि वो या तो पाकिस्तान के साथ कोई जंग छेड़े या कोई अंदर कोई फसाद बर्पा करे और या राम मंदिर को इफ्तिताह के मौके पे राम मंदिर पे हमला करवा दे और उसके बाद उसको इलेक्टोरल गेंस के लिए इस्तेमाल करे और चे जाए कि वो ख़ुद पकड़ा गया है ये ऐसे कत्ल में मुलव्वस हो गए जिस पे इंटरनेशनल लेवल पे हर तरफ से वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें तो इसकी जो इलेक्टोरल पोजीशन है वो और इस पे इम्पैक्ट होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक हिंदुत्वा मैडनेस का जो ज़ैनोफोबिया और मिसएंथ्रोपी है दुनिया के लिए, ये उसका एक तूफ़ान बर्पा करेगा अभी और मज़ीद ये इस दलदल में घिरता जाएगा। और इसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे कुव्वतें हैं जिन्होंने इसको अपना हलीफ बनाया हुआ है, उनके लिए भी आज बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस किस्म के रवैये को मज़ीद बर्दाश्त करना, क्योंकि कनाडा के अंदर आप देखें कि 7,70,000 जो सिख कम्युनिटी है उसमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन को निकाल भी दें तो बाकी जो उसके लोग हैं वो काफ़ी इवन मॉडरेट सिख कम्युनिटी वो बड़ी मुतहर्रिक है। वो उसकी हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, 4 कैबिनेट मेंबर्स हैं और उसके बाद इवन नेशनल जो कमीशन ऑन मुस्लिम्स ऑफ कनाडा उसने भी इनके साथ यकजहती का इजहार करके स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो कोई भी जो मुल्क है वो इस किस्म की अपनी जो पॉपुलेशन की तरफ से जो प्रेशर है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर वो हिंदुस्तान ने इसी तरह का रवैया जारी रखा तो मेरा ख्याल है ये बतदरीज स्लो अमल होगा, मगर ये इनएग्जॉरेबल होगा कि वो इस आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आइसोलेट होते चले जाएंगे और उनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रेपुटेशन को उस स्टेज पे बरकरार रखना जैसा कि ये पहले उसको बरकरार रखा हुआ था, ये मुश्किल हो जाएगा। और कोई ऐसा फोरम और जिसमें इनको क्रेडिबल एविडेंस के ज़रिए उन्होंने इन्वोक कर दी वो ज्यूरिसडिक्शन, तो इनके लिए उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर ज़रूरत इस अमर की है कि वो क्रेडिबल एविडेंस अभी सामने लाया जाए, कुछ गिरफ्तारियां की जाएं, कुछ जो उनके सहूलतकार हैं जो कनाडा में होंगे, अगर वो कातिल फ़रार भी हो गए हैं तो कुछ सहूलतकार तो होंगे, उनका ट्रेल CSIS के पास मौजूद होगा, तो उसको एक ऐसे तरीके से पैकेज किया जाए जिसका इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उस पर कॉग्निसेंस लिया जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये खालिस्तान तहरीक जो है हमने देखा कि ये दिहाइयों से चल रही है, लेकिन अब दुनिया भर के कई ममालिक में इस पर रेफरेंडम हुआ है। ये तहरीक पुरअमन तरीके से आगे बढ़ते हुए जोर पकड़ रही है। ऐसा लगता है कि भारत को इसकी बड़ी तकलीफ है। और अभी कनाडा में होने वाले एक खालिस्तान रेफरेंडम पर 1,35,000 सिखों ने वोट किया है और ये बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा इस मूवमेंट पर भी बात करते हैं और देखते हैं कि भारत के लिए कैसे ये एक थ्रेट बन गई है। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट जो है ये पूरी दुनिया में अब ऐसा लगता है कि ज़ोर पकड़ रही है और 1,35,000 सिख्स जो हैं उन्होंने अभी खालिस्तान रेफरेंडम में जो कनाडा में हुआ है उसमें वोट भी कास्ट किया है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये भारत इसको बहुत संजीदगी के साथ दे रहा है। अब ब्रिगेडियर बाबर साहब, आपके ख्याल में ये कितना बड़ा थ्रेट बन गया भारत के लिए खालिस्तान मूवमेंट, और क्यों इतना भारत उसको इतना संजीदा ले रहा है या लेना पड़ गया है कि वो बंदे मारने लग गया? देखिए, इंडिया में बहुत सारे उनकी रियासतों में बहुत अरसे से मुख्तलिफ़ नौइयत की रियायत की पसंदी की जो तहरीकें हैं वो तो चल रही हैं, हम सबको पता है। जो उनकी शुमाली रियासतें हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उनमें बहुत अरसे से, झारखंड में, उत्तराखंड में, मकबूजा कश्मीर में तो है ही है। इसी तरीके से जो मशरक़ी पंजाब में 80s में तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन इनको करना पड़ा। उसके बाद गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में इन्होंने इतनी ज़्यादा सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ ज़ालमाना की कि वो सिख रहनुमा जो कि खालिस्तान की तहरीक से मुंसलिक थे, मुतहरिक थे, वो उनको मजबूरन हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। कुछ जाके कनाडा में सेटल हो गए, वो कुछ बरतानिया में चले गए। चूँकि कनाडा में जो सिख कम्यूनिटी है ये अरसा दराज से वहाँ पर रह रही है, तो उनके लिए वहाँ पर जाके सेटल होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। इंग्लैंड में बहुत देर से ये सिख रह रहे हैं। अभी एक तरफ जो नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट है वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करती है कि ये मकबूजा कश्मीर में जो एक तहरीक थी वो ख़त्म हो चुकी है, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने G20 की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके दुनिया को बताने की कोशिश की। और दूसरी बात है कि वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुई। उसमें तकरीबन 7 ममालिक ने तो शिरकत ही नहीं की, जिनमें ज़ाहिर है अक्सरियत मुसलमान ममालिक की थी। तो ये तो उनको कुछ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनकी इस हरकत से कश्मीर का मसला दोबारा से दुनिया में उजागर हुआ, जिसको नहीं भी कोई पता तो सबको है। थोड़ा बहुत जो लोग शायद इसको अभी बैक बर्नर पर ले गए हुए थे, उनके सामने दोबारा इशू आ गया कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्यों इन ममालिक ने शिरकत नहीं की। अभी एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जब खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक लोग इन ममालिक में सरगर्म है, न सिर्फ सरगर्म है बल्कि बड़ा एक्टिवली इसको परसू भी कर रहे हैं। अभी ये रेफरेंडम जो है इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू दुनिया की नज़र में तो होगी, लेकिन ये उस तरह के नहीं है। बिकॉज ये सिख जितने भी वहाँ पर रहते हैं इनके पीछे रूट्स हैं मशरक़ी पंजाब में, ये लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ इन कम्युनिकेशन रहते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर तो मजबूरन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की सख्तियों की वजह से ज़ाहिर लोग इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है जब ये वहाँ पर जाके आपने फरमाया कि 1 लाख से ज़्यादा सिखों ने खालिस्तान तहरीक के हक़ में वोट दिया, खालिस्तान की रियासत, आज़ाद रियासत के हक़ में वोट दिया। इसी तरह का रेफरेंडम कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड में हुआ। आई एम वेरी श्योर, और जिन लोगों ने ये रेफरेंडम कराया है उन्हीं के लीडर्स को ये टारगेट भी कर रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम अगर दोबारा ऐसा रेफरेंडम हो गया और बतदरीज ये तादाद बढ़ती गई तो हिंदुस्तान के लिए एक परेशानी कुदरती अम्र है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया को जो पोस्ट करता है या बताने की कोशिश करता है उस तरह की हिंदुस्तान की एक्चुअल वर्थ है नहीं। ये इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब जाते हैं तो जैसे दुनिया को ये कहते हैं कि जी हमें भी सलामती काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, क्योंकि हमारा साइज़ बड़ा है, हम एक रीजनल पावर है, हमारी इकानमी बहुत बड़ी है, हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, हमारा ज़ाहिर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब वो इस तरह के काम करते हैं तो दुनिया के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। अभी जब ये इशू, जैसे मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ज़ाहिर है कनाडा की गवर्नमेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर जब इस सिलसिले में मुशावरत करते हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से या अमेरिकन प्रेसिडेंट से या फॉर दैट मैटर फ्रेंच प्रेसिडेंट से, तो ये सारे के सारे तो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो कितना बड़ा इनके लिए सीरियस सेटबैक होगा। तो इनकी जो लीडरशिप है इंडियन, ज़ाहिर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप है, डिप्लोमेसी से वो आ रही है। दुनिया को वैसे तो बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनकी जो अप्रोच है, अभी आप इस तरीके से और आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे मोसाद को या दुनिया की दूसरी सीक्रेट एजेंसीज़ को जो अरसा दराज से मुख्तलिफ़ के दुनिया के ममालिक में फॉर रीज़न्स वो एक्टिव हैं, वो भी इस बाउंडे तरीके से काम नहीं करते कि किसी मुल्क के बोनाफाइड शहरी को वहाँ जाके दिन दिहाड़े आप मार दें और इतने एक्सपोज हो जाएं। एक देखें, एक नाराज़गी का इज़हार करना या किसी मुल्क के सफ़ीर को बुला के वार्निंग देना और बात है। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्टली विदाउट एनी
शकूक व शुबहात उस मुल्क को उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास सबूत हैं, तो उनकी लीडरशिप की तो आप अक्ल व फहम व फरासत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में खालिस्तान की ये मूवमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर है, इस तरह डाई डाउन ये नहीं होने वाली। और इसको देखा देखी हिंदुस्तान में अंडर करंट्स तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो दूसरी रियासतों में भी जो लोग खामोश तो नहीं हुए हुए, बिकॉज उनके साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी तो उसी तरीके से है, उनको भी हिम्मत और हौसला उसमें बिलाशुबा हिम्मत और हौसला मिलेगा। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। अब एक मामला ये है कि अमेरिका ने तो, जो वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने कहा है कि जी भारत को सपोर्ट करना चाहिए, उन तहकीकात को जो हो रही हैं उसमें ताउन करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आपके ख्याल में ये अमेरिका का जो स्टेटमेंट है ये कितनी संजीदगी पर मबनी है, और ख़ुद अमेरिका कितना संजीदा है इस मामले को लेकर, और कितना, और आपके ख्याल में सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए उसने भारत पर जोर दिया है, या वाकई वो चाहता है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए और जो कनाडा कह रहा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बहुत अनलाइकली है कि ये मामला डाई डाउन या सबसाइड हो। पहला जो लेवल है वो, जिस तरह बयान भी किया गया अभी, कनाडा की अपनी पॉलिटिक्स है। पहले तो ये है कि ये बाई पार्टीजान इशू है। दोनों, आपको मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि न सिर्फ कि ये कैनेडियन हुकूमत की ये पॉलिसी है, बल्कि उन्होंने ये पार्लियामेंट में खिताब करने से पहले अपने जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया। इसका मतलब है पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका कंसेंसस है, और उनकी तशवीश और गम और गुस्सा जो भारत के हवाले से है वो यकजा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह बताया गया कि जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे, वो ना सिर्फ सियासी शऊर रखती है, बाअसर है, पॉलिटिकली अवेयर और इन्फ्लुएंशियल है, बल्कि मुतमव्वल भी है, तो उसका भी काफ़ी प्रेशर है, और उनका जो सेंटिमेंट है उसको एक डेमोक्रेसी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती। तो डोमेस्टिक प्रेशर इनके ऊपर है। दूसरा मामला जो है, भारत में भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बैक ट्रैक करना जो है इस मामले पे, या कोऑपरेट करना या अपनी गलती को तस्लीम करना, वो भारत की जो लीडरशिप है, मोदी सरकार, उनके लिए भी पॉलिटिकली कॉस्टली होगा। इसलिए उनसे भी अनलाइकली है कि अगरचे वो मुलविस हैं, लेकिन सियासी गलती वो इतनी बड़ी है कि उसको अगर तस्लीम करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टी उसको बहुत टाइमली और एडिक्वेटली एक्सप्लॉइट करेगी। तो एक तो सियासी फैक्टर है जिसकी वजह से ये अनलाइकली है कि ये डाई डाउन करे। दूसरी बात जो है वो इंटेलिजेंस की है। ठीक, देखिए, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि तमाम शवाहिद जो हैं इंटेलिजेंस के, वो सिर्फ कनाडा के अपने इकट्ठे किए हुए नहीं हैं, बल्कि I5 के जो और मेंबरान हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, बल्कि पर्टिकुलरली अमेरिका, उन्होंने भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कई तरीके से इनसे शेयर की है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी I5 के जो कंट्रीज हैं उनके पास भी ये शवाहिद मौजूद हैं और उनसे शेयर किए गए हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो कनाडा के साथ जो कुछ किया गया है, वो कनाडा अब उसको एक आलमी मसला बना रहा है। अब ये बायलैटरल इशू नहीं है सिर्फ कनाडा और इंडिया के दरमियान, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो मगरबी, देखिए बुनियादी बात मैं सीधी बात कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ जो भारत का कर्ज अमल 75 साल से, वो तो सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। लेकिन मुसलमान मर रहे थे तो मगरब पे क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने मणिपुर में 250 चर्चेस को जलाया, तो आपने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद आई। उनको ये तशवीश हुई कि भाई ये तो सिर्फ इनकी नफरत मुसलमानों से नहीं है, ये तो ईसाइयों के साथ भी वही सलूक कर रहे हैं। अब ये इन्होंने सिखों के साथ जो मामला शुरू किया है, दूसरे मुल्कों में जाके टारगेट किलिंग और असैसिनेशन करना, ये अब मगरबी ताकतें ये सोचने पे मजबूर होंगी कि भाई हम इसको एज अ एलाए, एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कल्टीवेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, आर्म कर रहे थे, इक्विप कर रहे थे चाइना के अगेंस्ट। ये तो खुद हमारे मुल्क पे हमलावर हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब एक मेजर रीथिंक होगा इंडिया को, वो एक ज्यादा रियलिस्टिकली और हकीकत पसंदाना अंदाज में डील करेंगे फ्यूचर में, और तमाम डोमेन्स में, इकोनॉमी में,
एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के केस में, और तमाम मामले एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में, डिफेंस कॉर्पोरेशन, मैं समझता हूं अगले आने वाले महीनों में इन तमाम चीजों को रिव्यू किया जाएगा। सही है। तो अगर दुनिया को ये रियलाइजेशन हो ही रही है तो फिर क्या ब्रिगेडियर राशिद साहब आपके ख्याल में ये रियलाइजेशन जो है तो कश्मीर के मामले पर भी साथ ही लोगों में दुनिया भर में होगी और वो ये सोचेंगे कि कश्मीर में भी इसी तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भी टारगेट किलिंग्स होती हैं, वहाँ पर भी लोगों को घरों में घुस के मारा जाता है। अगर कनाडा में आकर दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों की टारगेट किलिंग की जा सकती है तो कश्मीर में लोगों की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नहीं हो सकती? तो आपके ख्याल में क्या अब इस वाक़े के बाद क्या ये रियलाइजेशन भी होगी दुनिया भर में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये रियलाइजेशन होगी, बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हॉबीसियन है, कांतियन नहीं है। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ट्रम्प करते हैं जियो इकोनॉमिक्स को, और हम देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से मल्टीलैटरलिज्म से हट के मिनी लैटरलिज्म की तरफ जा रही है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव दुनिया को एक महवर पे लाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको छोड़कर छोटी छोटी ग्रोह बंदियों में बिखर रहे हैं। जिस तरह के ऑकस है, क्वाड है, फिर मिडल ईस्ट का क्वाड है, उसके बाद एक और अलायंस बन रही है जो चिप्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स 4 अलायंस, जो कि एक उभरती हुई कुव्वत चाइना को टेक्नोलॉजी से महरूम करने के लिए। तो इस एनवायरनमेंट में तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मगर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि इसका ताल्लुक उसके हिंदुस्तान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से और उनके जो मज़ालिम हैं जो उन्होंने रवा रखे हुए हैं हमारी अपनी माइनॉरिटीज़ पे, वो कितना है। अब देखें, कश्मीर को तो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड रीजन है। अगर उसको वो अनेक्स कर सकते हैं उस डिटाई के साथ, और उसके साथ अभी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, तो मुझे उनकी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मेरा तो ख्याल ये है कि ये उन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसको रेगुलराइज करने के लिए ये ले गए हैं, और वहाँ पे डेमोग्राफिक्स को तब्दील किया जा रहा है। 15,000 बंदे वो शहीद कर दिए उन्होंने 2019 के बाद। 213 हफ्ते अपार्थेड रखा है डिजिटल कश्मीरी में। 4 साल बाद आज या यस्टरडे मीर वाइज फारूक को उन्होंने रिहाई दी है, और तमाम इनकारसरेट किया हुआ APHC की लीडरशिप को। और वहाँ पे जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी है नॉन सब्जेक्ट कश्मीरीज़ को वहाँ ला के आबाद किया जा रहा है, और जम्मू की सीट्स को बढ़ाया जा रहा है, कश्मीर की स्टेट की सीट्स को कम किया जा रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन ये है कि एक चीफ मिनिस्टर लिया जाए जो BJP को हो, और वो आके ऐसी डिसीजन करे जिससे हम दुनिया को ये बावर करवा सकें कि ये एक इंटरनली सपोर्टेड मूवमेंट है। बट आप देख लें जो मणिपुर में हो रहा है, जो कुकी जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 6 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन इनका लॉ है, यानी कि कोई अपनी तबलीग भी नहीं कर सकता, क्रिश्चियंस भी नहीं कर सकते। और 21 इनकी स्टेट्स में काओ स्लॉटर के ख़िलाफ़ लॉ है, यानी कि वहाँ पे कोई बीफ को टच पे नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बन चुकी है जिसका जो धर्म ही अलग है, जो दुनिया से मुख्तलिफ सोचती है, और जिसका चैम्पियन मोदी है। और ये समझते हैं हिंदूज़ कि हमें हज़ारों साल की ग़ुलामी के बाद एक ऐसा सुपरमैन मिला है जो हमें इसकी हमें लेके जाएगा अपनी मंजिल की तरफ, और वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही जी। अब और अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो इसकी जी बता ब्रिगेडियर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। तो वापस आते हैं, पंजाब के हवाले से कुछ बात करने वाले, लेकिन ब्रेक के बाद में बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट और भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की हम बात करें। ब्रिगेडियर राशिद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप पंजाब की कोई मिसाल देने वाले थे, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पंजाब में जो अभी ये खालिस्तान की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा है, ये हम देख रहे हैं कि उसका एक लोकल वेरिएंट है जिसके अमृत पाल सिंह साहब उसको लीड कर रहे हैं और उसको वारिस पंजाब डे के नाम से वो मशहूर है। और अब उसका जो ताल्लुक़ ये बन रहा है कि मणिपुर में जो सेपरेटिज़म और दूसरी तहरीकें सर उठा रही हैं, कश्मीर तो वैसे ही ऑन द बॉयल है, अगर ये खालिस्तान और पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ तक ये तहरीक फैल जाती है और इलेक्शन ईयर में मोदी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में 39 ममालिक में हिंदू राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ HSS की रिप्रेजेंटेशन को ये टास्क दिया हुआ है कि ये किसी तरीके से इस तहरीक को कुचलें, और उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इनको किसी भी किस्म का कोई डाउट है अपनी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ को फैलाने में। और मुझे ये आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कनाडा में भी जो ये कत्ल उन्होंने किया है, ये HSS के किसी लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने किया है जिसको एक्टिव सरपरस्ती हासिल है भारतीय हुकूमत की। तो इस मैडनेस की जो ग्रिप में जो ये लोग इस वक्त हैं, तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है, जड़ें उसकी ये हैं इनकी RSS की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। अब वो आइडियोलॉजी जो बाबरनामा, बादशाहनामा और मुग़लों की जो इनकी 11th और 12th क्लास की किताबें हैं, वहाँ से ये बाउडलराइज कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक है जिसको दुनिया पूरी एक मानती है। अब ये कह रहे हैं कि इनका सत्या पाल सिंह, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसकी ये स्टेटमेंट थी कि ये किताब में से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को निकाल के देवशत्रा की एक थ्योरी, देवशत्रा की थ्योरी ये कहती है कि ये जो तमाम इंसान बने हैं ये एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए नहीं बने, बल्कि उनके हिंदू गॉड विष्णु से आए हैं। अब इस किस्म का दुनिया एक लाइन पे सोच रही है, ये किसी और लाइन पे सोच रहे हैं, और इसी शहर में अपनी कौम को हिंदुत्व की लाइन पर हिंदुस्तान को मोदी चलाना चाह रहा है। जी राइट, ब्रिगेड साहब। जी बिल्कुल ठीक है सर, वक्त का मैं ज़रा चाह रहा था कि एक दो कमेंट बाकी मेहमानों से भी लेकर फिर हम वाइंड अप करते हैं। मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में जो स्ट्रैटेजी खालिस्तान मूवमेंट को दबाने के लिए भारत ने अपनाई है, इससे खालिस्तान मूवमेंट रुक जाएगी या बढ़ेगी? देखिए, भारत की जो भी हिकमत अमली किसी भी ऑर्गेनिक पॉपुलर ग्रीवेंस पर मबनी तहरीक के खिलाफ उन्होंने अपनाई है, वो कभी भी कामयाब नहीं हुई है, पहली बात। सो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि जो हेट्रेड, इंटॉलरेंस और हार्ड पावर के और कोर्शन पर मबनी कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी, बल्कि थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन और मीडिया, सोशल मीडिया, इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में अवेयरनेस है। देखें, कश्मीर की और खालिस्तान की जो तहरीकें हैं, अब वो जनूबी एशिया की या भारत की तहरीकें नहीं हैं, वो आलमी तहरीकें बन चुकी हैं। उनको जो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इंटेलेक्चुअल, मॉरल सपोर्ट मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, वो उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव पड़ता है भारत के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि अब बेसिकली टू समराइज, भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है और थोड़ा सा आपे से बाहर हो गया है। अब उसको पता चलेगा कि जो उसकी गैर जिम्मेदाराना एक इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है, मैं समझता हूं कि ग्रेट पावर जो हैं उसको रीसेट करेंगी। सही है जी। ब्रिगेड बाबर साहब, सर ये जो आज तक हमने देखा कि दुनिया कश्मीर के मामले पर इंसानी हकूक़ की वायलेशंस हो, कुछ भी हो, खड़ी नहीं हुई, और वहाँ वो तो एक एडमिटेड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी एक मुकदमा पड़ा हुआ है, इसके बावजूद वहाँ पर दुनिया उनकी हिमायत में खड़ी नहीं हुई। यहाँ आपके ख्याल में सिखों की हिमायत में खड़ी हो जाएगी? कश्मीर का मामला एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। ये तो आपको पता है, ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें इस पे हैं, और फिर इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें तो फ़लस्तीन के बारे में भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ पर बड़ी सीरियस किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस आज भी हो रही हैं। ये मामला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि ये सिर्फ खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसकी सर जो इंडिया में कनेक्शंस हैं, जो इंडियन बेस जो उसके लोग हैं या वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही। अभी चूँकि इसके लिंक्स अभी मगरबी ममालिक के साथ, कनाडा और बरतानिया और जहाँ जहाँ सिख आबाद हैं वहाँ के साथ इनके लिंकेजेस बन रहे हैं, तो उस हवाले से
इंडियंस गवर्नमेंट और इंडियन लीडरशिप दुनिया में ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रही है और ज़्यादा वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली मूडी और उसके जो करीबी साथ के उसके साथी हैं सारे के सारे ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, इनकी इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस तरह का माइंडसेट तो किसी रियासत को चलाने के लिए भी आजकल के दुनिया में नहीं चलता, किसी वक्त में ये नहीं चल सकता था जब दुनिया में इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लोगों को मालूमात तक रसाई नहीं थी। आज तो बिल्कुल ये नहीं छुप सकता। अब इनके इर्द गिर्द लोग देखें जो मोदी की कैबिनेट के इसके जो क्लोज मिनिस्टर्स हैं, जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनकी सोच देखें, उनका रहन सहन देखें, उनकी बातें देखें। मतलब पार्लियामेंट में आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक मुसलमान अव्वल तो है ही ना होने के बराबर, इन्होंने तो किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया था इलेक्शन में, जीतना तो बाद की बात है, और वहाँ पर उस मुसलमान पार्लियामेंट को बोलने नहीं दे रहे थे ये। तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो अभी उस पर दुनिया को सबको पता है। और मेरा नहीं ख्याल ये खालिस्तान की मूवमेंट जिस तरह के इसके लिंकेजेस हैं, जिस तरह की इस मूवमेंट की बेस है, जिस हद तक दुनिया में ये मूवमेंट आश्कार हो चुकी हुई है, आपस में इसको कश्मीर के मुसलमानों की मूवमेंट के साथ आप बहुत हवालों से रिलेट नहीं कर सकते। तो ये खालिस्तान की मूवमेंट के चूँकि अभी बाहर इनकी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी हुई है, कनाडा में, बरतानिया में ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर रहने वाले सिख जो हैं वो चूँकि रेफरेंडम अभी एक उन्होंने शुरू किया सिलसिला, आगे चल के तो इस रेफरेंडम में कल को फिर होगा और फिर जोर पकड़ेगा और 80-90% 70% लोग वहाँ पर बैठ के खालिस्तान के हक़ में वोट देते हैं। तो दुनिया कैसे आवाज़ उनकी छुपा सकती है? और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो बिल्कुल फैशिस्ट है, ये तो इंडिया के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, सोसाइटी के लिए तबाही का बायस है ये। अब देखिएगा आजकल के हाल है, और आइंदा आने वाले दिनों में जो प्योर हिंदू वोट बैंक है वो तो मजबूरन इनके साथ रहेगा। अभी ऐसी हरकतें करना कि मुसलमानों के नाम से मनसूब शहरों का नाम बदल दो, इंडिया को भारत कहना शुरू कर दो, राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का राम मंदिर का इफ्तिताह करो, और मतलब एक से एक बढ़ के बेवकूफ़ाना हरकतें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ इतनी जल्दी इनको कामयाबी मिलेगी। भारत साहब अपनी जो ब्रिगेड साहब बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारत अपनी जो अक़लियतें हैं उनको दबाने के लिए, उनके हुकूक को दबाने के लिए जो उसने स्ट्रैटेजी अपनाई है उसके जाल में खुद भारत फंस के रह गया है और दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब और सैयद प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।